हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या होता है। क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या लास्ट क्लास में देखा था कि क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या होता है। क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या है। फिर उसके बाद हम लोग आपको प्रोसेसिंग मैनेजर इंडेक्स बताया था। उसके बाद इसके स्कोर से क्या क्या लाभ हो जाते हैं और कौन कौन इनको जारी करता है, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर और कंपोजिट सेक्टर की क्या भूमिका रहती है, ये बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ये देखा जाता है, नीति निर्माण में इसकी क्या सहायता होती हैं। फिर नाबार्ड के बारे में देखा था कि नाबार्ड क्या क्या काम करता है। नाबार्ड ग्रामीण बैंक में ग्रामीण ऋण को कैसे पुनर्वित्त करता है, और कृषि एवं आगवा विकास के लिए सहकारी बैंकों और आरआरबी के लिए, और डेवलपमेंट काम को कैसे ये करता है। मतलब नाबार्ड जो है क्या करता है, नाबार्ड जो है ग्रामीण बैंकों को, आरआरबी और सहकारी बैंक और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। और उसके बाद लोन देने के बाद वो फिर जो है किसको लोन देते हैं, अं, किसको देते हैं फिर लोन, किसानों को देते हैं। ग्रामीण आधारभूत संरचना में परिवर्तन निर्माण का कार्य, नीतिगत सुझाव क्या है और अनुसंधान क्या है, जलवायु परिवर्तन में क्या इम्पोर्टेंस है। फिर कहाँ मुख्यालय है, राजस्व घाटा, इफेक्टिव राजस्व घाटा, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, घाटा क्यों हो रहा है, जो है टैक्सेस, जो इनकम और नॉन टैक्स से जीएसटी, इनकम टैक्स और कंपनियों के लाभांश जैसे बीएचईएल, सेल, गेल, इनके उदाहरण दिए थे मैंने आपको कि। और फिर कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ जाता है, कितने वेतन भत्ते, पेंशन, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सेवाओं पर खर्च जा रहे हैं, ये सब बताया था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की सरकार का वह पैसा जो लोन लेकर वह कोई असेट क्रिएट करने में लगाती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड, तो वहाँ पे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या अंतर होता है दोनों में, ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी। इनका क्या महत्व है वो बताने की कोशिश की थी। आप लोग समझ रहे हैं ना। और रेवेन्यू डेफिसिट की क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ तक कोई डाउट था आप लोगों का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके सूचकांक क्या क्या रहते हैं। आय, ये आय को कैसे, केवल आय को ही आधारित नहीं माना गया है, यूएनडीपी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल शिक्षा में कितने, किसी ने वित्तीय वर्ष बताया, विद्यालय में कितनी उपस्थिति रही, पोषण कैसा है, बाल मृत्यु दर कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, पेयजल की वहाँ क्या व्यवस्था है, बिजली, आवास, संपत्ति, स्वच्छता, खाने पीने के ईंधन, इन सब की क्या है, कैसे मापा जाता है, हर एक का वेट होता है, और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद यदि 33% से कम आता है तो उसको बताया था। फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग में का क्या इम्पोर्टेंस है, नीति आयोग कैसे जो है मदद करती है, कैसे ये योजना बनाने में मदद करती है। फिर इसके बाद देखा था, क्या देखा था, व्यापार संवर्धन का क्या काम है, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का क्या काम है, ट्रेड प्रमोट कैसे होती है ना। फिर गठन में क्या काम है, गठन इसका कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, है ना। आर्थिक समृद्धि, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बताए थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, है ना। रोजगार में क्या निर्माण करती है, राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, और प्रमुख इसकी गतिविधियां कौन सी हैं, नियामक सुधार क्या क्या हुए हैं, उत्पादकता गुणगान, ये कल की क्लास में मैंने सहयोग, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको
बताई थी। फिर इसके अचीवमेंट क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। मध्य प्रदेश का जो एमएसएमई सेक्टर में क्या योगदान है। स्टार्टअप पॉलिसी में क्या हुआ था, भू आवंटन कैसे हुआ, एससी एसटी एक्ट को कैसे किया गया, और एससी एसटी एक्ट को क्या क्या सहायता मिलती है, एमपी एमएसएमई में इनको क्या क्या अलग से दिया जाता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बताई थी। अपवर्जी क्लास इंटरवल बताए थे आप लोगों को। अपवर्जी क्या होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस रहता है। एक्सक्लूसिव में से चीज़ें बाहर रहती हैं, और एक इंक्लूसिव बताया था मैंने आपको, इंक्लूसिव में क्या रहता है। सांख्य की रचना के क्या नियम हैं, सहज होना चाहिए, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, आकार एवं अनुपात होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस समानुपातिक आकृतियां, सूचकांक निर्देश, फुटनोट एवं स्रोत होना चाहिए। नेत्रहीन सौंदर्य होना चाहिए, और ईमानदारी से जो डाटे हैं वही दिखाई देना चाहिए। चुने हुए आरेख का एक प्रकार होना चाहिए, सरल बार बहुप्रकार स्केल व अनुपात होना चाहिए, शीर्षक अक्ष व इकाइयाँ होनी चाहिए, इंडेक्स व फुटनोट। ये राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं एक वर्ष में हमने आपको बताया था। एक जीडीपी है, एक जीएनपी है, एक एनडीपी है, और एक एनएनपी है। एनएनपी एनएनपी को ही हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। निबल घरेलू उत्पाद। जब इससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन, जब इससे भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, मतलब मूल्यह्रास माइनस कर दिया जाता है, तो एनएनपी नेट का फॉर्मूला निकलता है। एनआई को ही फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट पहले किया जाता था, अब मार्केट कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट की कैसे आलोचनाएं हुई इन चीज़ों को लेकर, वो मैंने बताई थी आपको। उत्पाद विधि क्या होती है, अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं के सभी मूल्य। आय विधि के बारे में चर्चा की थी, व्यय विधि के बारे में बताया था, और ये सारी चीज़ें बताई थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके क्या महत्व होते हैं वो बताया था। सीमाएं क्या हैं, गैर अनौपचारिक लेन देन को शामिल नहीं कर पाता है, पर्यावरण को शामिल नहीं करता है, आय वितरण में जो असमानता है उसको नहीं दिखाता है, मूल्यह्रास और कभी कब वस्तुओं में जो मूल्यह्रास होता है उसके बारे में नहीं बताता है, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच गलत अनुमान संभव होता है, कई गैर पैसे के लेन देन को नहीं बताता है। नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस लगे हैं वो माइनस कर देते हैं, प्लस सब्सिडी जितनी मिली है वो जोड़ देते हैं, तो जो है नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। तीन विधियां हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और इनके अंतर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। गणनाएं कैसे करते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में बताया था। जीडीपी
डिफ्लेटर के बारे में बताया था। फिर समृद्ध विपणन क्या होता है? एश्योर्ड मार्केट, किसान को उत्पादन से पहले ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? जब कोई एक बड़ी कंपनी बोल देती है कि आपको ये मान के चलो तुलसी के पौधे की खेती करनी है। क्यों करनी है? जैसे वो डाबर के च्यवनप्राश में यूज करेंगे, च्यवनप्राश में यूज करेंगे। जब च्यवनप्राश में यूज करेंगे तुलसी का, तो इनको तुलसी चाहिए पड़ेगी कंपनी को, तो वो किसान को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है और ये दवाई बनाते हैं। तो जो गेहूं चावल मक्के की खेती कर रहा था किसान, उससे कहीं ना कहीं उसको ज्यादा मूल्य मिलता है। तो क्या है समृद्ध विपणन? किसान को उत्पादन से पहले ही खरीदार से स्थायी बाजार की गारंटी मिल जाए। अब किसान जो है यहाँ पे जो है, इसको एमएसपी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और बाजार मूल्य क्या चल रहा है वो भी परेशानी नहीं, मंडी जाने की परेशानी नहीं, भाड़े की परेशानी नहीं। तो मतलब पहले ही उसको एक स्थायी बाजार की गारंटी मिल गई। कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे फसल आई तो एकदम फसल आ गई तो बहुत कम कीमत हो जाती किसान के सामान की, फिर फसल जो है कम आना हुआ मंडी में तो धीरे धीरे कीमत बढ़ी। तो ये जो फसलों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जो हर प्रतिदिन, चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी फसल हो, मंडी में प्रतिदिन मूल्य तय होता है, उससे किसान को छुट्टी मिल जाती है। अनुबंध के पहले ही, अनुबंध जब होता है, जब इनका एग्रीमेंट बनता है, किसका? किसान का और कंपनी का एग्रीमेंट बनता है, तो पहले से ही एक एग्रीमेंट में जो है तय हो जाता है कि हम ये मूल्य देंगे, किसान को बस खाली वो फसल उस क्वालिटी के साथ पैदा करनी है। तकनीक सहायता एवं इनपुट उपलब्धता, कंपनियां क्या करती हैं? उच्च गुणवत्ता युक्त बीज देती हैं। बीज दे दिए किसान को, उर्वरक मिल गया, कीटनाशक उर्वरक मिल गए, फर्टिलाइजर मिल गए, खाद बीज मिल गया और तकनीक मिल गई। तो आगे के लिए किसान को एक रास्ता मिल गया कि भाई ये चीजें मिलती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट का एक केसीसी लोन देती है, तो उसको ये लोन लेने की भी जरूरत नहीं, है ना? तो ये उसको चीजें मिल गई हैं, खाद मिल गया, बीज मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, तो बस खाली उसको उत्पादन करना है। और कंपनी ने पहले से प्राइस भी डिसाइड कर दिया कि भाई हाँ ये डिसाइड हो गया, ठीक है। वित्तीय सहायता भी मिल जाती है किसान को। क्या? बीज, खाद, उर्वरक, इनके लिए ऋण ऋण या अग्रिम भुगतान मिल जाता है, गारंटी के रूप में काम होता है। उत्पादन मूल्य विपणन जोखिम संबंधी जोखिम कम होते हैं, साथ ही पार उत्पादन एवं परिवहन संबंधी सहायता भी मिलती है। खरीदार आमतौर पर गुणवत्ता मानदंड मानदंड तय करता है, किसान बेहतर उत्पाद उगाने के लिए प्रेरित होता है। कंपनी जितना जितना अच्छा पैसा देगी, जितना अच्छा माल होगा, और उतना जितना अच्छा माल होगा तो किसान भी चाहेगा कि मेरा जो माल है, जिससे कि दवाइयाँ बननी है, हर्बल प्रोडक्ट बनने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनने हैं, या कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, वो अच्छा तब बनेगा जब माल अच्छा होगा। तो किसान ऑटोमेटिकली रहता है कि हाँ हमको उतना अच्छा मूल्य मिलेगा, ठीक है। संरक्षित एवं विश्वसनीय, किसानों को एक क्या है, एग्रीकल्चर बिजनेस और सटे हुए नेटवर्क बनते हैं, और बिचौलियों से समस्या मिल जाती है। जो मंडी में जो आड़तिया रहते हैं, जो बिचौलिया रहते हैं, फसल खरीदने वाले, 15-15 20 दिन बिचौलियों के चलते हुए मंडियों में वो खड़े रहते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, किसान माल नहीं बिकता है एमएसपी के लेने के लिए। तो इन सब से छुटकारा मिल जाता है। किसानों का सशक्तिकरण में मदद मिलता है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि किसान को मदद मिले, बढ़िया सौदा हो, और गवर्नमेंट किसान भी फायदे में रहता है। समझ गए? ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास होगा, भंडारण की सुविधा, परिवहन, गुणवत्ता आदि जांच में मदद करती हैं कंपनी। और किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यालय की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। समझ गए? मॉडल विविधता है, सेंट्रलाइज मॉडल है, न्यूक्लियर स्टेट मॉडल है, और मॉडल इंटरमीडिएट मॉडल है, और इनफॉर्मल मॉडल है, ठीक है ना?
तो ये सारी चीजें कौन कौन से मॉडल हैं? इंटरमीडिएटरी इंटरमीडियरी मॉडल और इनफॉर्मल मॉडल, इनफॉर्मल मॉडल, ये सारी चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को क्या मिलती है? बाजार की गारंटी मिल जाती है, मूल्य स्थिर हो जाता है और क्या होती है? तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हो जाती है और जोखिम प्रबंधन हो जाता है, गुणवत्ता नियंत्रण हो जाती है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, खरीदारों को विश्वसनीय कच्चा माल, नियंत्रित गुणवत्ता आपूर्ति दोनों का सहयोग हो जाता है। इधर से किसान, इधर से फार्मर और इधर से कंपनी कोई भी जो क्या कर रही है, बीच में मिल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इनपुट प्रोविजन, प्राइस फिक्सेशन, क्रेडिट सपोर्ट, राइस शेयरिंग, मापदंड किस प्रकार के मॉडल होते हैं? केंद्रित, बाहरी, उपवाले आदि। चुनौतियां क्या हैं? शक्ति संतुलन, अनुबंध लागू करने की समस्या, खर्च, पारदर्शिता में कमी। खाद्य सुरक्षा क्या होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बताना। दूसरा क्वेश्चन से भारत में बेरोजगारी के कारण अवधारणा, मापन की विभिन्न विधियां बताना है। तो एनएफएसए क्या है? एनएफएसए क्या है? 12 सितंबर 2013 को चालू किया गया था। क्या है? 75% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता को कवर किया गया। किसको? 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या को कवर किया गया। समझ गए? क्या टारगेट है? कि भाई इनको समय पे भोजन, गुणवत्ता युक्त भोजन मिले। कौन कौन सी स्कीम के अंतर्गत किया है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो गरीबी जो वितरण है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, समेकित बाल विकास योजना है। मैटरनिटी सपोर्ट, मातृत्व विकास के लिए, जिससे कि बाल मृत्यु दर और महिला के विकास पर, शारीरिक पर कोई फर्क, विशेष फर्क ना पड़े, इसके लिए सारी योजनाएं जो है एनएफएसए का टारगेट था कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को दाल, राशन, पानी दिया जाता है। मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सारी चीजें दी जाती हैं। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में क्या रहता है? 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाता है। 5 रुपए पर केजी पर मंथ पर्सन जो है उसका हकदार रहता है। अंत्योदय अन्न योजना में क्या रहता है? 35 रुपए किलो महीने पे प्राप्त करता है और कवरेज अमाउंट कितना है? 81 करोड़ अमाउंट करीब करीब इस पे जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट, 18+ की महिलाओं को राशन कार्ड जारी किया जाता है। वुमेन, जैसे अभी आपन ने कैसे बताया बताया था, लाडली, लाडली जो है, लाडली बहना योजना चल रही है, कहीं पे दीदी योजना चल रही है, तो अलग अलग चल रही हैं। मैटरनिटी एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर को जो है 6,000 रुपये महीने की सहायता दी जाती है। और चिल्ड्रन अप टू जो 6 साल तक के हो चुके हैं उनको आईसीडीएस के माध्यम से मदद दी जाती है। जो 6 से 14 वर्ष के हो गए हैं उनको, बच्चों को कौन सा है? शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का कैसा अधिकार था पहले? कैसे, कौन सा अधिकार था पहले बताएं? शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। उसको क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट। क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट।
तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म हुई है, आधार से सब कुछ हो गया है ताकि जो है लीकेज ना हो, किसी एक का गेहूं दूसरे को ना बांटा जाए, डोर स्टेप घर पे डिलीवरी हो रही है, पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म में मजबूती आई है। जैसे यदि कोई शिकायत है तो शिकायत को टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, कलेक्टर साहब को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं या जिला खाद्य अधिकारी को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं कि हमको भोजन ये जो है अनाज चावल गेहूं नहीं मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस हुए हैं कि भाई फूड मिलता है, उनको कैश कंपनसेशन मिलता है यदि इनको नहीं दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस 2015 के हिसाब से फंडिंग शेयरिंग की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिक्योर सब्सिडाइज एंड ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गवर्नमेंट जो है किसानों से खरीदती है और फिर जो है उनको गोदामों में पहुंचाकर सस्ते दर पर बेचती है ना। अचीवमेंट क्या है, 800 प्लस मिलियन पीपल को टारगेट किया गया है, लार्जेस्ट इन टाइम जो है एनहेंसमेंट है। चैलेंज क्या है इसमें, लीकेज को रोकना, भ्रष्टाचार ना हो इन सब नीतियों में, और पीडीएस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे। कोई गवर्नमेंट पर जो इतना कोशिश होना चाहिए कि बजट पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, जो टारगेटेड है, जिस व्यक्ति को वास्तव में ज़रूरत है गेहूं चावल की, जो नहीं कमा पा रहा है उनको ही दिया जा रहा है। क्रॉप इनबैलेंस, ऐसा ना हो कि जिस पे एमएसपी के चलते खाली किसान, जैसे पंजाब में होता है खाली चावल ही चावल उगा रहे हैं, कहीं गेहूं ही गेहूं उगा रहे हैं, तो एमएसपी के चलते क्रॉप, एक पर्टिकुलर क्रॉप पर फोकस ना हो या बाकी सारी चीजों पर भी फोकस रहे। इंक्लूजन एरर, ये सारी चीजें जो है फोकस की गई हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, 2013 में ये चालू किया गया था। कितने, 75% ग्रामीण, 50% शहरी, 5 किलो पर पर्सन। अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो, और 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज। 6,000 रुपये मातृत्व विकास के लिए दिया जा रहा है, जो मातृत्व विकास के लिए जा रहा है, जिनके यहाँ बाल या शिशु का बच्ची का जन्म होता है, उन माताओं को 6 रुपए की आर्थिक मदद गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। रिफॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आधार, और ये कई सारे टोल फ्री नंबर और मेल और जन शिकायत सुनवाई के माध्यम से यदि कोई गड़बड़ी लगती है जनता को तो वो शिकायत कर सकती है जिला खाद्य अधिकारी के पास। चैलेंज क्या है, लीकेज को रोकना, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन न बढ़े, टारगेट जिस व्यक्ति को वास्तव में जरूरत है उसी को मिले, कोई अन्य व्यक्ति जो है इस पे ना वो बनवा लें। अधिसूचना अधिनियम की घोषणा, अधिनियमन 10 सितंबर 2013 को इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहन कीमतों एवं उच्च गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराना। कवरेज क्या है, 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी, है ना। चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, और मोटा अनाज 1, एमएसपी के अनुसार संशोधित हो गए। मातृत्व एवं बच्चों की सुरक्षा, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ। स्कूल आंगनबाड़ी के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे कौन सी स्कीम में कवर हो रहे हैं, आईसीडीएस के माध्यम से। 6 से 14 वर्ष के बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, घर पर राशन कार्ड है जो सबसे बड़ी महिला है उसके नाम जारी होगा। जिला एवं राज्य स्तर पर ग्रीवेंस शिकायत निवारण प्रणाली, क्या है ग्रीवेंस रेड्रेसल, शिकायत शिकायत निवारण प्रणाली। अगर भोजन नहीं मिलता तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्राप्त होगा। राज्यों को अनाज हैंडलिंग एवं एफपीएस डीलरों के मार्जिन की लागत, केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता। चुनौतियां एवं आर्थिक सुधार, नीति आयोग ने कवरेज को कम करने के लिए 60% ग्रामीण और 40% शहरीकरण करने का सुझाव दिया ताकि लाभार्थियों की सही पहचान हो सके एवं सब्सिडी का संतुलन बना रहे। एनएफ सारांश क्या है, एनएफएस ने भारत के पीडीएस को एक कानूनी अधिकार के रूप में बदला है, जिससे 80 करोड़ से अधिक
सस्ती दर पर खाद्यान्न मिलता है। इसके तहत मातृत्व एवं बाल पोषण योजनाओं को भी अधिकार में बदला गया। हालांकि इसके साथ साथ लक्षित भंडार एवं भंडारण बेमेल एवं प्रशासनिक सुधारों की जरूरत बनी हुई। मतलब भंडारण सही हो, जो अनाज है सही तरीके से भंडारण हो, और जिस व्यक्ति को जरूरत है टारगेटेड व्यक्ति को ही मिले, सबको ना मिले। और लीकेज की समस्या जो इधर उधर बढ़ जाता है या खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो लीकेज की समस्या एक प्रशासनिक चैलेंज बनी हुई है। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है? देखिए, व्यक्ति शिक्षित तो है, काम करने का इच्छुक भी है, पर उसको काम मिल नहीं रहा है। प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, सक्षम है, परंतु उसके हाथों में क्या है? रोजगार नहीं है। उसके हाथों में क्या है? रोजगार नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इसी तरह से परिभाषित किया है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल पाया। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती। अल्प बेरोजगार क्या है? व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता से कम कार्य में संलग्न होता है, जैसे ग्रेजुएट व्यक्ति, 12वीं से कम कार्य का व्यक्ति। बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं? जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा एवं कौशल बेमूल्य। भाई जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, रोजगार उस हिसाब से जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, रोजगार ऐसे बढ़ रहा है। तो ये जो जनसंख्या और रोजगार उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। जिस हिसाब से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल रहे हैं, जिस हिसाब से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उस हिसाब से इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है, तो बेरोजगारी तो पैदा हो गई भाई। और शिक्षा एवं कौशल विमुक्त, शिक्षा प्रणाली रोजगार योग्य कौशल प्रदान नहीं करती, शिक्षित बेरोजगारी पैदा होती। भाई जितना जो पढ़ा लिखा है, जिस हिसाब से पढ़ा लिखा है उस हिसाब से उसको नौकरी मिलनी चाहिए, पर उस हिसाब से नहीं मिल रही है। कई बार न्यूज आती है कि चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी धारक भी अप्लाई कर रहे हैं, और एक से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत है। कृषि का पिछड़ापन है। कृषि में देख तो मौसम पे आधारित है, कम उत्पादकता बनी है, तकनीक एवं संरचनात्मक दोष है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, जैसे पिछला क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यदि अच्छी तरीके से लागू किया जाए और कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करा जाए, गवर्नमेंट का बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बीच में इंटरफेरेंस रहे, उनका बीच में दखलंदाजी रहे, तो ये चीजें जो है बहुत हद तक कृषि का पिछड़ापन दूर हो सकता है। औद्योगिक एवं कुटीर उद्योगों का पतन, जो छोटे छोटे उद्योग थे, एमएसएमई सेक्टर को यदि बूस्टअप किया जाए तो बहुत हद तक बेरोजगारी कम हो सकती है। तकनीकी परिवर्तन, ऑटोमेशन के दौर में संरचनात्मक बेरोजगारी को जन्म देती है, तो मशीनी के कारण मानव श्रम की आवश्यकता घटती है। यदि हम अपनी जो जनरेशन है उसको जो है कंप्यूटर में दक्ष करें और टेक्नोलॉजी, और ज्यादा टेक्नोलॉजी पर फोकस करें, तो कहीं ना कहीं और रोजगार बढ़ेंगे। धीमी आर्थिक वृद्धि, एक तो जो अर्थव्यवस्था यदि धीमी हो तो क्या है, हमने आपको बताया था, यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए और विकास ना हो, ग्रोथ फोकस ना हो, तो भी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो वो धीमी निवेश की तरह, जब निवेश नहीं होगा तो एफडीआई बाहर से नहीं आएगा, एफडीआई बाहर से नहीं आएगा तो रोजगार क्रिएशन, रोजगार निर्माण नहीं होगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा, रोजगार निर्माण नहीं होगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। और सामाजिक आर्थिक अवरोध, बहुत सारे समाज जो है अभी जाति, धर्म, परिवार बंधन, भाषा, धर्म, इन सब में फंसे हुए हैं, है ना। तो ये भी चीजें बहुत आ जाती हैं। सरकारी नियम, कड़े श्रम कानून बने हैं, इसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां आने से डरती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं हो, यदि रोड वगैरह नहीं हो, पुलिस वगैरह परेशान करे, तो भी जो है आज भाई, अगर पुलिस परेशान करेगी, किसी कंपनी का ट्रांसपोर्ट ट्रक मान के चलिए कलकत्ता से भोपाल आया है और यदि उसको बीच में परेशानी हुई है, तो और चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, तो वो तो अगली बार चाहेगी कि यार यहाँ जाना ही ना पड़े, दूसरी जगह का भाड़ा मिल जाए, दूसरी जगह का ट्रांसपोर्ट मिल जाए, है ना।
तो वो सारी चीजें भी हैं, उन सारी चीजों पे भी काम करने की जरूरत है। न्यूनतम मजदूरी, कम से कम मजदूरी दे रहे हैं, टैक्स बहुत ज्यादा लगा रही है गवर्नमेंट, तो इन सब चीजों से भी नौकरियों पे खतरा रहता है। बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है? अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरी की गिनती में कठिन होती है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, भाई भिन्न भिन्न आयु के लोग लेबर में फोर्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और भारत में कौन सी विधियन से जो है नापते हैं? पीरियड लेबर फोर्स सर्वे से नापते हैं। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा रोजगार के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। बेरोजगारी दर क्या होती है? बेरोजगारी लोग बटे सक्रिय श्रम बल, कितना हमारे पास सक्रिय श्रम बल है, इंटू 100%। श्रम बल में वे लोग शामिल हैं जो काम करने की तलाश में हैं या काम करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? देखिए, अब पर्यटन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? मत्स्य विकास के लिए क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री मछुआ योजना कब शुरुआत की गई? 1 अप्रैल 2022 से। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण तालाबों में मछली पालन, झींगा पालन, स्मार्ट फिश पार्लर, उनको प्रशिक्षण देना, मत्स्य पालकों को जो मछली पाल रहे हैं उनकी आय में वृद्धि करवाना। 40% अनुदान दिया जाता है सभी मत्स्य पालकों के लिए। ग्रामीण शहर में कोई विभेद नहीं है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केज कल्चर, इसकी शुरुआत 2016 से की गई। क्या है? जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को 3 गुना बढ़ाना। जलाशय पट्टा धारक समिति समूह गहराई मछली में कम से कम 20 फीट होनी चाहिए। इकाई का मूल्य 40%, आरक्षित वर्ग को, SC ST वर्ग को 60% तक अनुदान है। नदियों के गहरे एवं दहों में जलीय जीवों के फिंगरलिंग चयन में जैव विविधता के रोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है। संरचना, नवीन मत्स्य समृद्धि योजना राज्य सरकार की कि नदियों को जो किनारे के आसपास क्षेत्र हैं उनमें जैव विविधता को बढ़ावा देना। और मछली उत्पाद अतिरिक्त समर्थन योजना, कृषि सहायक पोर्टल पर अनुसार ये क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में? तालाब निर्माण, मरम्मत, जाल, बीज, आहार एवं उर्वरक पर 20% सामान्य वर्ग, 25% SC ST का अनुदान। तालाब पट्टा धारकों के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण, प्रति प्रशिक्षण आरक्षित 1250 रुपये दिए जाएंगे। SC ST को नाव आदि में सहायता 1.5 लाख तक दी जाएगी। मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों पर लागत 25% तक अनुदान है, 1 लाख रुपये अधिकतम। दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य पालकों के लिए यदि किसी की डेथ हो गई डूब के तो 50,000 रुपये, और कोई विकलांगता आ गई तो उसमें 25,000 की सहायता। बचत सह आधार पट्टा धारकों के लिए मौसमी आय की कमी से 50 रुपये का सहयोग 9 महीने तक। मत्स्य आवास योजना, मछुआरों के लिए आवास 40,000 रुपये, नलकूप 35,000, सामुदायिक भवन 2.25 लाख रुपए तक की मदद इनको देने का टारगेट रखा गया है। अतिरिक्त पहले 10 वर्ष की इनको पट्टा अवधि दी गई है। मध्य प्रदेश में PMSSY का अच्छा प्रभाव है। ये इससे क्या है? बहुत सारा मछली उत्पादन बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना से 5 देशों ने साझेदारी की, स्मार्ट फिश पार्लर खोले, 15,000 लोगों को अवसर दिया। तो ये है कौन कौन सी योजनाएं चल रही, शॉर्ट में देखें। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना कौन दे रही है? राज्य सरकार। क्या काम करना है? तालाब सुधार, प्रशिक्षण, स्मार्ट पार्लर खोलना। अनुदान कितना है? 40%। PM मत्स्य संपदा योजना केज कल्चर कौन दे रहा है? केंद्र। क्या है? जलाशय में केज और बीज उत्पादन कितना है? 40 से 60%। नवीन मत्स्य समृद्धि कौन दे रहा है? राज्य। नदी दहों, नदी के आसपास के गड्ढों में फिंगरलिंग का संचयन। अन्य योजनाएं क्या है? राज्य एवं केंद्र दे रहे हैं। तालाब निर्माण, बीज इकाई, बीमा, बचत, आवास योजना, पट्टाधार आवंटन योजना, ये सर गवर्नमेंट दे रही है, राज्य सरकार। ठीक है। पर्यटन, पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई तरीके की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जिसका अच्छा रिजल्ट भी है। बहुत सारी मूवी आप लोगों ने देखा होगा,
एमपी में कहाँ, भोपाल में शूटिंग हुई। कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? राजनीति। और महेश्वर में शूटिंग होती है, इंदौर में शूटिंग होती है, ओरछा में शूटिंग होती है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट ने इनको बूस्टअप कर दिया है। ओरछा में तो शीश महल में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने उत्तरदायी नीति को लागू करने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। स्थानीय हस्तशिल्प को, इससे कहीं ना कहीं लोकल रोजगार बढ़ता है। लोकल में जो बनने वाली चीजें हैं उनको एक पहचान मिलती है। पारंपरिक कला को बढ़ाने में भी पहचान मिलती है। स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होती है। महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और मेजबान के रूप में शामिल किया गया, सशक्तिकरण में मदद मिलती है। फिल्म पर्यटन नीति क्या है? राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी। फिल्म निर्माता शूटिंग परमिट, आवास, परिवहन लागत, इस पे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कभी कभी गवर्नमेंट अगर अच्छा लगा उसको कि हाँ सही काम हो रहा है तो टैक्स फ्री फिल्म कर देती है। जैसे कि अभी जो केरल पे मूवी बनी थी उसको बहुत सारे राज्यों में टैक्स फ्री किया गया था। केरला जो मूवी बनी थी। फिल्म स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नए पर्यटन सर्किट और ग्रामीण पर्यटन, मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में कम से कम 10 लाख अनदेखे स्थलों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई है। इनको जो है इनके वेबसाइट के निर्माण के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से इनको फोकस में लाया है। ग्लैम्पिंग साइट, योग, ध्यान केंद्र, ग्रामीण जीवन, इन सब में शामिल हैं। धरोहर स्थलों का मध्य प्रदेश में जैसे चाहे खजुराहो हो, खजुराहो खजुराहो के मंदिर हो, चाहे आपके ओरछा धाम का मंदिर हो, इनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल की पहचान मिली हुई है। इंटरनेशनल लेवल की पहचान मिली है। चाहे उज्जैन का महाकालेश्वर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश भगवान का मंदिर हो, चाहे मुरैना में जो है इन मुरैना में जो गोलाकार मंदिर है जिससे संसद का आकार लिया गया है, इन सब से कहीं ना कहीं इनकी निर्माण और इनके सुधार किए जा रहे हैं, जिससे कि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में और उनको पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना सुधार, राज्य सरकार पर्यटन स्थलों को बेहतर उन तक मतलब पहुंचा जाए, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। रेल, रोड और ट्रेन मार्ग की जो है, रेल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे एयर की हो, इनकी कनेक्टिविटी जो है सांस्कृतिक धरोहर स्थलों तक बढ़ा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने, पर्यटन विभाग ने बजट का आवंटन भी बढ़ाया है। पर्यटन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा मिला है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, उनके आसपास होटल सुविधाओं को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भवन निर्माण या कर्मकार मंडल द्वारा जो उनके मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं, मतलब कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश में जो है, जो बिल्डिंग एवं अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उसने कौन कौन सी योजनाएं चला के रखी हैं। कौन सी योजना चला के रखी है भाई? कौन कौन सी योजना? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो उसमें लगे हुए हैं, मातृ सहायता आदि, कोई लेडीज काम कर रही है, कोई महिला काम कर रही है, तो उनको मातृ सहायता योजना देना। 16,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। पहली किस्त 4,000 गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक, दूसरी किस्त 12,000 संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु का पंजीकरण प्रारंभिक स्तनपान के लिए ऑनलाइन माध्यम से की जाती है, श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से की जाती है। पंजीकरण, निर्माण श्रमिकों के बच्चे मतलब उनको ट्यूशन फीस वगैरह कम हो जाती है। जीवन भत्ता 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है और शुल्क प्रीमियम इन सब में दी जाती है। और यदि उन्होंने पीएचडी करना चाहते हैं या कोई 60% से ऊपर ग्रेजुएशन में मार्क्स लाता है तो उनके लिए विदेश शिक्षा योजना भी है, जो पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे हैं। उपकरण उपकरण सामग्री सब्सिडी योजना क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उपकरण खरीद के लिए जो श्रमिकों को दिए जाते हैं 10% या 5,000 जो भी हो,
इतना पैसा दिया जाता है, ऑनलाइन माध्यम से दिया जाता है। श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, निर्माण श्रमिक 18 से 45 वर्ष उनके आश्रित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से दिया जाता है। शादी सहायता जो श्रम सेवा पोर्टल में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये प्रति श्रमिक दिया जाता है। समूह विवाह योजना में 48,000 आयोजकों को 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधित अधिकारी के माध्यम से सुपर 5,000 योजना। पंजीकृत श्रमिक के 10वीं और 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ऑनलाइन माध्यम से, श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से। ये सारी चीज़ें थी। तो ये लगभग एमपीपीएससी का मेंस का पेपर थर्ड का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और अब जो है हम लोग पेपर थर्ड का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। टाटा, बाय बाय।